नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, इस वक्त जो है बीजेपी सरकार यानी कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो है अंबेडकर के मामले पर घिर गई है। सड़क से लेकर संसद तक इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के नेता जो हैं इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे लगातार कि संसद में भी ये मामला उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन और संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं अब दिल्ली की सियासत में भी ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल जो है इस मामले को लेकर बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया था। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। अब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब बीजेपी के जितने समर्थक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा। या तो वो बीजेपी के साथ हैं या बाबा साहब अंबेडकर के साथ हैं। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ हो। तो ये थे अरविंद केजरीवाल। कल लगातार जो है ये मुद्दा गरमाता रहा, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने आज भी इस मुद्दे पर कई बड़ी बातें कही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बड़ी मांग कर दी है इसी मामले को लेकर। क्या कुछ लिखा है उन्होंने लेटर में, आइए मैं आपको ये पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका कहना है कि अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान की प्रति सोच को उजागर करता है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया था, जिन्होंने भारत के संविधान को रचा और समाज के सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का सपना देखा, उनके बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी ने कैसे किया। इससे देश भर में करोड़ों लोगों की जो भावना है वो आहत हुई है। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। यानी कि सीधा सीधा जो है अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ये पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। यश, क्या कहना चाहेंगे कि ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को तुरंत ही लपकते हुए उठाया है और वहीं अब उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेटर लिखा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मायने निकलते हैं इसके? धन्यवाद मानसी, ये जो अंबेडकर का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, जिसे लेकर सिर्फ अमित शाह ही नहीं, पूरी बीजेपी, पूरी एनडीए की जो सरकार है वो घिर गई है और वो आनन फानन में हाथ पैर मारकर अपना बचाव करने की, सफाई देने की कोशिश कर रही है। कल ही हमने देखा अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उम्मीद तो यही जताई जा रही थी कि अमित शाह को अपनी कही हुई बात पर पछतावा हुआ होगा। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहेंगे कि मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेता हूं, मुझसे भूल हो गई। लेकिन वहां भी वो अपनी बात को सही ठहराते हुए नजर आए। यानी एक तरह से अमित शाह का अड़ियल रवैया जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला और बीच बचाव करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करी। मुलाकात करके उन्होंने कहा कि मैंने तो रायता फैला दिया मोदी जी, अब इसको आप समेटिए। तो मोदी जी ने भी जो है 2-3 ट्वीट किए अपनी दोस्ती दिखाते हुए। लेकिन ये जो दोस्ती है, दोस्ती ये होनी चाहिए थी मानसी की, जो पीएम मोदी हैं उन्हें एक दोस्त होने के नाते अमित शाह को यह समझाना चाहिए था कि आपने जो बयान दिया है ये बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही खराब बयान है, इसको आप वापस ले लीजिए और पूरे देश से माफी मांगिए। क्योंकि भरे सदन में आपने संसद की गरिमा को तो तार-तार किया ही किया, साथ ही साथ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उन सबका अपमान किया और संविधान निर्माता अंबेडकर का अपमान किया है। लेकिन मोदी जी ने भी कहीं भी अमित शाह को नसीहत नहीं दी, अमित शाह को माफी मांगने के लिए नहीं कहा। कांग्रेस पर ही एक तरह से वो हमलावर हो गए। यानी ये जो अड़ियल रवैया है ये बीजेपी पर बहुत भारी पड़ता हुआ दिख रहा है मानसी। और इसको अगर ये कहा जाए कि अमित शाह ने, बीजेपी ने ये अब तक का सबसे बड़ा सेल्फ गोल कर लिया तो ये गलत नहीं होगा। और जहां इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है,
अब सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक भी घेरने का काम कर रहा है। अभी हमने विजुअल देखा जो कल शाम को अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जो थी, आतिशी भी साथ में थी और जो संजय सिंह थे वो भी साथ में थे, मनीष सिसोदिया साथ में थे। पूरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया कि आपने अंबेडकर का जो अपमान किया उसके लिए आप माफी मांगे। लेकिन उसके बावजूद जो है अमित शाह माफी मांगने को राजी नहीं हुए हैं मानसी। अब देखिए इसको लेकर जो है बीजेपी तरह तरह के पैंतरे अपना रही है। अगर अंबेडकर का अपमान हुआ और सोशल मीडिया पर जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो विरोध जता रहे हैं और अमित शाह से कह रहे हैं कि माफी मांगो, तो उस पर जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक्स जो है उन्हें नोटिस भेज रहा है कि आपने ये जो अमित शाह के खिलाफ लिखा है इसको वापस लें। भाई क्यों वापस लें? अगर अपमान किया है तो हम माफी मांग रहे हैं। क्या आप अमित शाह को बोल सकते हैं कि आप अपने शब्द वापस लो? ये तो आप नहीं कह रहे हैं। तो अब इसको लेकर जो है अरविंद केजरीवाल एक तरह से कल तो आक्रामक मोड में थे ही, आज भी जो है उन्होंने इस काम को जारी रखा है मानसी। और सीधे तौर पर अब देखिए एक नया दांव चला है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। ये जो दोनों बाबुओं के दम पर जो केंद्र की बैसाखी सरकार चल रही है, ये दोनों जो है इनके दम पर जो केंद्र की सरकार टिकी हुई है, उनको एक तरीके से केजरीवाल ने यह कह दिया है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अमित शाह के बयान पर आप दोनों की जो चुप्पी है उससे क्या यह माना जाए कि आप जो है अंबेडकर पर जो बयान दिया अमित शाह ने, आप उसके साथ हैं, और अगर आप अंबेडकर के खिलाफ जो अमित शाह ने बयान दिया उसके खिलाफ हैं तो इसका आप खुलासा करें। और आपने जो अभी चिट्ठी पढ़कर सुनाई मानसी, उसमें आखिरी लाइन आप देखिए क्या लिखा है केजरीवाल ने कि आप दोनों इस बयान पर गहराई से विचार करें। किस बात पर गहराई से विचार करने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वो इस बात पर कह रहे हैं कि आप दोनों की सहारे पर ये जो तीन पहिया सरकार है, जो लंगड़ी सरकार है, बैसाखी सरकार है, ये चल रही है। आप अगर इस पर चुप्पी साधे रहते हैं और केंद्र में इनके सहयोगी बने रहते हैं तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि आपका भी जो है अंबेडकर के प्रति यही सोच है आपकी। बिल्कुल। और अगर आप इसके खिलाफ हैं और अगर आप दलित पिछड़ों का सम्मान करते हैं, अंबेडकर का सम्मान करते हैं, तो फिर आप सीधे तौर पर अमित शाह को जो है इसका सबक सिखाएं। यानी सीधे तौर पर आप देखिए मानसी की सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है, इस बार तीनों कार्यकाल में सबसे कमजोर सरकार जो बनी है, इस बार 400 पार का दावा करते करते कहां 240 पे सिमट आए, उस पर उन्होंने कह दिया है कि आप सीधे तौर पर अपना जो समर्थन है उसको वापस लेने पर विचार करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो पूरा देश यही समझेगा कि आंध्र प्रदेश की जनता भी यही समझेगी और नीतीश कुमार जो है बिहार की जनता वो भी यही समझेगी कि आप सीधे तौर पर अमित शाह के बयान के साथ हैं। और नीतीश कुमार पर तो ज्यादा ही दबाव होगा मानसी, क्योंकि अब जो है अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार अगर इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं और कोई बात नहीं कहते हैं तो सीधे तौर पर यही समझा जाएगा कि नीतीश कुमार जो है वो अमित शाह के इस बयान के साथ खड़े हुए हैं और वो दलित विरोधी हैं, जिसका उन्हें इस बार जब वो प्रचार के लिए निकलेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है और दलितों, वंचितों, शोषितों का जो है। इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगी क्या बोलते हैं यश, क्योंकि देखिए अभी जो है बिहार के कुछ दिनों बाद जो है चुनाव होने वाले हैं, कुछ समय बाद मतलब होंगे बिहार के अगले साल चुनाव होने हैं। तो इस बीच जो है नीतीश कुमार अभी से एक्टिव हो गए हैं, वो पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। तो इस बीच जब केजरीवाल ने ये लेटर लिखा है, उनसे मांग की है कि इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करें ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप लोग जो है अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, कि जनता के मन में ये सवाल ना आए। क्योंकि इस बीच देखा ये भी गया है कि जब वक्फ बिल पर बात हुई थी तब भी जो है जेडीयू के कई जो विधायक थे, कई नेता थे, वो जो है उनके अगेंस्ट में जाते हुए दिखाई देते। तो इस बीच आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी क्या इस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं या फिर उनका समर्थन कर सकते हैं केजरीवाल ने जो पत्र में लिखा है? देखिए बहुत संभव है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो उनकी तो प्रवृत्ति रही और बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है जी। नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए और नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार कोई नरेंद्र मोदी के सगे दोस्त नहीं है, कोई सगे रिश्तेदार संबंधी नहीं है कि हम आपके ही साथ रहेंगे। भले नीतीश कुमार कई मंचों से अब ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम बहुत इधर उधर हो गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, मंच पर मोदी के पैर पड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जो है उनको जो कहा जाता है पलटी मार के लिए बहुत मशहूर है, चर्चित है। बिल्कुल। तो आप देखिए कभी गलत या कभी सही महत्वाकांक्षा के लिए वो पलटी मार लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर आप अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं तो क्या मोदी जी या अमित शाह अंबेडकर से बड़े हो गए? आप तय कीजिए कि अंबेडकर बड़े हैं, संविधान निर्माता बड़े हैं, देश बड़ा है, देश की संसद बड़ी है और दलित पिछड़ों के जो अधिकार है, जो उनका आत्मसम्मान है वो बड़ा है, या अमित शाह का बयान, या सत्ता लोलुपता आपकी जो है, जो सत्ता की महत्वाकांक्षा है, जिसकी लालसा पाले आप सरकार को किसी भी तरीके से टिकाए बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सरकारें तो बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी। लेकिन जो अंबेडकर है, जो अंबेडकर की छवि है, एक तरह से उसको आप धूमिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप आज सीएम पद पर है मानसी,
चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, अमित शाह की बात करें, ये सब भी उसी संविधान के दम पर ही आज उस पद पर बैठे हुए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो ये आज उस पद पर भी बैठे हुए नहीं दिखते। और आप देखिए, आपने बिहार चुनाव की बात की मानसी, अगले साल तक इसी समय दिसंबर की बात करें तब तक बिहार में चुनाव हो चुके होंगे, नई सरकार का गठन हो चुका होगा। कौन बनेगा, तेजस्वी यादव की अगुवाई में होगा, नीतीश कुमार या बीजेपी कुछ खेला कर जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार जिनकी यात्रा भी 15 तारीख से शुरू होने वाली थी, महिला संवाद यात्रा, वो तो उसका नाम बदल गया, उसकी तारीख बदल गई। अब 23 तारीख को जो है बिहार प्रगति यात्रा लेकर निकलेंगे। तो ये एक तो तेजस्वी यादव तो हमलावर है ही नीतीश कुमार पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है मानसी कि ये जो अंबेडकर का मुद्दा उठा है, इसको लेकर एक तरह से केजरीवाल ने घेर लिया है नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को। और अब जब नीतीश कुमार अपनी चुनावी यात्रा को लेकर निकलेंगे तो केजरीवाल का ये मैसेज बिहार की तमाम विधानसभाओं में पहले ही पहुंच चुका होगा। तो नीतीश कुमार जब वहां जाएंगे तो उनसे यही पूछा जाएगा, और खासतौर से जब वो दलितों से मिलेंगे, वंचितों से, शोषितों से मिलेंगे, SC ST से मिलेंगे, तो पहला सवाल उनसे यही किया जाएगा कि आप केंद्र में सहयोगी हैं। पहला तो ये कि आपने जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात की थी उसका क्या हुआ, अब सरकार मिल गई तो आप चुप हो गए। बल्कि आप तो ये कह रहे थे कि अब तो बिहार का भी सब काम हो जाएगा, ये शपथ ग्रहण के समय नीतीश कुमार ने कहा था। तो बिहार का कौन सा काम आपने करवा दिया, किस मुंह से आप वोट मांगने आए हैं? और आपके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके साथ आप चाय पार्टी में शामिल होते हैं, उनके साथ आप मिलते हैं, उनके पैरों पे गिरते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने अंबेडकर के खिलाफ बयान दिया है तो आपकी चुप्पी एक तरह से ऐसा बता रही है कि आपकी इस अपमान के प्रति मौन सहमति है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मानसी, और कहीं ना कहीं जो है इसका खतरा सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर गहराता हुआ दिख रहा है। और इसको लेकर सरकार जो है इसको कोई जवाब, कोई कुछ मतलब आपने सही कहा कि अगर नीतीश कुमार बोलते हैं तो एनडीए यानी कि एनडीए की सरकार पर खतरा आ सकता है, और नहीं बोलते हैं तो नीतीश कुमार की जो आने वाली सरकार जिसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं तो उस पर खतरा आ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो विपक्ष जो है अम्बेडकर के मामले पर लगातार हमलावर हो गया, और खासकर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो है लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो तमाम मुद्दों पर जो है केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, खासकर गृह मंत्री अमित शाह को। वो तो लगातार उन पर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। इस बीच जो है अम्बेडकर का मामला अब गर्माता जा रहा है। अमित शाह ने जो बयान दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, इसके साथ ही अब जो है अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को भी लपक लिया है, और अब इस मामले पर लगातार वो है सियासत गर्माती जा रही है। और आपको बता दें कि कल जहां अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया था, तो वहीं आज उन्होंने दिल्ली में एक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें कि एक सभा का आयोजन किया है, जनसभा का, जिसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम आपको एक बार सुनवा देते हैं। वाल्मीकि सदन में तो मेरा हर तीसरे चौथे दिन आना लगा रहता है। कभी किसी का ब्याह, कभी किसी की सगाई, कभी किसी का बर्थडे, कभी कुछ। लेकिन आप से आए हैं वो बड़ा दुखदाई है, बड़ा पीड़ा, अंदर तक दुख हो रहा है। हमारे देश की संसद एक तरह से सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, जहां पे पूरे लोग जाके बैठते हैं और देश की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना हम, कई बार हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान देके उनका समर्थन किया। अमित शाह जी का, जो अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते। हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया, और शाम को कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने अपनी बात को सही ठहराया। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है इन्होंने जानबूझ के, सोच समझ के ये बात संसद में कही थी
एक नीति के तहत कही थी, सबको, पूरे देश को मैसेज देने के लिए कि अंबेडकर के लिए उनकी क्या भावना है। तो ये थे अरविंद केजरीवाल जो जनसभा कर रहे हैं और जनसभा का नाम रखा है अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी कि इस मुद्दे पर जो है अब दिल्ली की सियासत जो है गरमा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लगातार वो उठा रहे हैं और आज जहां उन्होंने जनसभा किया और उसमें ये भी बोला है कि एक तरीका होता है बयान देने का या बोलने का, अगर उनका इंटेंशन नहीं था तो जो उनका तंज था या कुछ लहजा था इस तरीके से बोला है, लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ये बोला है, उनकी मानसिकता ही ऐसी है। यानी कि संविधान विरोधी जो है बीजेपी की मानसिकता को लेकर हमेशा विपक्ष हमलावर रहा है, वो आज जो है मतलब माफ कीजिएगा राज्यसभा में अमित शाह के मुंह से निकल गई। मतलब जो उनकी मानसिकता है, जो उनके विचार हैं, वो राज्यसभा में बयान देते थे निकल गया। ये अरविंद केजरीवाल का कहना। यश क्या कहना चाहेंगे कि लगातार अरविंद केजरीवाल जो है तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे जो है बीजेपी जो है बैकफुट पर नजर आ रही है और अब जो है उन्होंने संविधान का मुद्दा उठा लिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का मुद्दा उठा लिया। क्या लगता है कि दिल्ली की सियासत पर आने वाले विधानसभा चुनावों में कितना फर्क पड़ने वाला है? मानसी, अगर हमारे दर्शक भी उस बाइट को सुनेंगे, उस बयान को सुनेंगे जो अमित शाह ने सदन में दिया, सबसे पहले तो सभापति को आक्षेप करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आपने जो कहा है सबसे पहले तो दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सभापति ने कुछ नहीं बोला, उसको रिकॉर्ड में रखा। लेकिन विपक्षी सांसद जब तमाम जो है जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो उनको वो बोलने नहीं देते हैं और जब विपक्षी सांसद इस पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आप उनको एक तरह से सदन को स्थगित कर देते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। यानी जो वाजिब मुद्दे हैं उस पर तो सभापति बात करने को, चर्चा करवाने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आप जब संविधान निर्माता जिसकी वजह से आप सब इस समय संसद में बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ देश के गृह मंत्री एक ऐसा बयान देते हैं और सभापति जो है कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि कहते हैं विपक्षी सांसदों जब वो विरोध पे उठते हैं कि इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, तो कहते हैं बैठो और सुनो कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। तो एक तरह से आप देखिए सांठगांठ में ये काम चल रहा है और जैसे प्रियंका गांधी के पहले भाषण में ही उनके चेहरे से कैमरा हटा लिया गया, लेकिन अमित शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मानसी, सीधे तौर पर जब उस बाइट को सुना जाए, उस बयान को सुना जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अमित शाह के मुंह से अनजाने में वो बात निकल गई। उनके हाथों में आप देखिए 30 से 34 पन्नों का एक पूरा सब डॉक्यूमेंट है और उसको देखकर वो एक बहुत लंबी चौड़ी बात कह रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। यानी अगर ये कहा जाए कि वो पहले से तैयार करके लाए थे इस बात को कहना है, ये सोच समझ के वो लेकर आए थे कि उन्हें ये बात कहना है, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जो है, पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है? क्योंकि आप देखिए जब अमित शाह ये बात कह रहे थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जैसा केजरीवाल ने भी अभी जिक्र किया और आज सुबह जो संजय राउत हैं उन्होंने भी यही कहा कि अमित शाह ने ये जो बयान दिया है अंबेडकर के खिलाफ, ये एक तरह से कोई अनजाने में निकला हुआ, भूलवश निकला हुआ बयान नहीं है। ये जानबूझकर उन्होंने ये अंबेडकर को लेकर कहा है कि अंबेडकर 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 आजकल एक बहुत बड़ा फैशन हो गया है। जब अमित शाह पैदा नहीं हुए थे तब से अंबेडकर जो है वो ये जो एक तरह से संविधान का वो निर्माण कर चुके थे, संविधान लागू हो चुका था देश में, तो उन्होंने कहा आजकल ये फैशन हो गया है। तो एक तरह से ये आजकल का फैशन नहीं है, अंबेडकर तब से है जब अमित शाह का अस्तित्व ही नहीं था तब से है, तो आजकल का फैशन नहीं है। मानसी, जब से देश आजाद हुआ तब से लोग अंबेडकर को जानते, मानते और पूछते हैं। और उनका जो एक तरह से बयान था उसको लेकर संजय राउत का भी यही बयान था और केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज, जिस बॉडी लैंग्वेज में अमित शाह ने ये बात कही, वो बहुत ही एक तरह से मस्ती में वो कह रहे थे इस बात को। यानी उन्हें इस बात का कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं था कि मैं क्या कह गया हूं। और अगर अमित शाह को ये पता चला भी कि विपक्षी सांसदों ने जब विरोध जताया तो कम से कम अमित शाह अपनी बात को सुधार तो लेते वहां पे कि तुरंत माफी मांग सकते थे कि भूल चूक मेरे मुंह से निकल गया, मतलब ये बयान में ये नहीं कहना चाह रहा था, मतलब मेरी मानसिकता ये नहीं थी, मेरे विचार ये नहीं थे, बस गलती से निकल गए। लेकिन इसके बाद भी वो कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने वही बात की थी ना, वो एक वीडियो था कि भैया मेरे मुंह से निकल गई, तो अगर मुंह से निकल गई तो आप वहां तुरंत माफी मांग लीजिए। लेकिन अमित शाह ने वहां माफी नहीं मांगी, एक अड़ियल रुख अपनाया। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लगा कि चलो हृदय परिवर्तन हो गया होगा, शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे देश के तमाम लोगों से कि मुझसे संविधान निर्माता का अपमान हो गया, मैं माफी मांगता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी के पास जाके ट्वीट करवाते हैं और उस ट्वीट में अगर आप इतने अच्छे दोस्त हैं तो आप अमित शाह को नसीहत दे देते मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने 3 ट्वीट किए और कांग्रेस पे हमला कर दिया, अतीत की बातें करने लगे कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। वो ये क्यों नहीं बताते कि आरएसएस ने संविधान को जलाया था, इसकी बात नहीं करते हैं वो। तो यानी आप देखिए अमित शाह, एक तो दिल्ली के सीएम ने उनको एक दिल्ली की सुरक्षा के मुद्दे पर तो घेर ही लिया, लेकिन ये जो मुद्दा है इसको तमाम देश की कोने कोने से जो है अमित शाह को घेरने का काम कर रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल भी हमलावर हो गए और एक जनसभा का उन्होंने आयोजन किया कि संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
अमित शाह को ये समझना चाहिए बतौर गृह मंत्री कि देश की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, ये सब संविधान की वजह से पॉसिबल हुआ है। वरना गुजरात में क्या कर रहे होते पता नहीं, जैसे वडनगर में चाय बेचते थे नरेंद्र मोदी, तो ये भी वहां कुछ ऐसा ही कर रहे होते। संविधान की ताकत थी कि आज आप उस समय आप गृह मंत्री बने गुजरात के और आज आप केंद्र में गृह मंत्री हैं। तो एक तरह से एक संविधान को आप संविधान की वजह से संसद में पहुंचे और संसद में पहुंच के आप संविधान का अपमान करें, संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सेल्फ गोल करने का काम किया है बीजेपी ने, और इसी को लेकर जो अरविंद केजरीवाल मुहिम छेड़े हुए हैं। और ये जो मुद्दा है मानसी, ये अभी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। इसको लेकर बीजेपी बहुत बुरी तरह से गिर गई है। इनको पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब बीजेपी इतनी बुरी फंस गई है और इसका सीधा सीधा असर जो है दिल्ली चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं, बहुत ही बेहतरी से समझ चुके हैं। और अब जो आगे जो चुनाव प्रचार होंगे उसमें तमाम मुद्दों को लेकर केजरीवाल हमलावर तो होंगे ही बीजेपी पर, जैसा वो आमतौर पे अक्सर ही नजर आते हैं, लेकिन ये मुद्दा अब उसमें शामिल हो जाएगा कि अमित शाह जो है, पूरी बीजेपी जो है वो एक तरह से संविधान विरोधी है। मानसी जी बिल्कुल आपने सही कहा यश, की लगातार जो है बीजेपी अपने ही बयानों को लेकर घिरती जा रही है। मोदी सरकार की तमाम रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो बीजेपी जो अपने कार्यकाल के बारे में बात करने की जगह वो हमेशा पुरानी चीजों को उठाती है, जिसके बारे में प्रियंका गांधी ने भी अभी हाल ही में संसद में बोला था कि आप बताइए कि आपने क्या काम किया, आप हमारी छोड़िए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप बताइए आपके हाथ में इतने सालों से सरकार है, आपने अभी तक क्या किया। लेकिन इस पर भी कोई चुप्पी साधे रहते हैं। और इस बीच जब ये बयान दिया है तो देखा ये जा रहा है कि देश भर में विपक्ष के नेता जो है आंदोलन कर रहे हैं, और अब केजरीवाल ने भी इस मामले को पकड़ लिया है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा लग रहा है कि आपको आने वाले समय में जो है ये मुद्दा और भी कितना ज्यादा गरमाएगा? मानसी, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया। अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने यही बात कही जो अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी करते हुए दिख रहे हैं कि आप पुरानी बातों को याद करते हैं, आप अतीत में जीते हैं। तो फिर आप जो 47 का जो विजन दिखा रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे, कैसे संभव होगा? क्योंकि 47 में अगर भारत विकसित नहीं भी बनता है तो मोदी जी तो रहेंगे नहीं, अमित शाह तो रहेंगे नहीं। तो उस समय जो है किसका कॉलर पकड़ेंगे हम लोग, ये पूछने के लिए कि भाई तुम्हारा तो पुरखा वादा करके गया था विकसित भारत का, अब क्या है? तो उस समय जो भाजपाई होंगे वो यही कहेंगे मानसी कि अरे वो तो एक जुमला था। तो आप भविष्य के आप सिर्फ दिवा स्वप्न दिखा सकते हैं, दिन में सपने दिखा सकते हैं कि 47 में विकसित भारत बना देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो वादा कर रहे हैं वो उस समय तक जिंदा ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मोदी जी तो खैर अविनाशी हैं, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो कहा था वो एकदम ऐसी तार्किक बात थी मानसी कि आप हमेशा विपरीत चलते हैं, समय का जो पहिया है वो आगे चलता है, कि ना पीछे अतीत की बात करते हैं। आप ये बात करते कि 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश में इमरजेंसी लगी थी। अगर मोदी जी को इतना ही अतीत की बात करने का शौक है मानसी, और 1975 25 जून को वो एक तरह से कहते हैं कि संविधान हत्या दिवस है, हम हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो थोड़ा और अतीत में जाते हैं और मोदी जी को एक और दिवस घोषित कर देना चाहिए। मोदी जी को कहना चाहिए कि 30 जनवरी को भी हम एक दिवस घोषित करते हैं और 8 बजे आकर भाइयों और बहनों को बताएं, वो ये बताएं कि 30 जनवरी को जो है गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी की हत्या किसने की थी इसका वो आके खुलासा करें नरेंद्र मोदी जी। उस व्यक्ति का नाम बताएं, नाथूराम गोडसे था। और ये भी बताएं कि उस आदमी की जो विचारधारा थी वो किससे प्रेरित थी, आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित थे वो। ये उनकी किताब में खुद उन्होंने स्वीकार किया, मैंने गांधी को क्यों मारा, उस किताब में खुद नाथूराम गोडसे ने जिक्र किया। तो मोदी जी के लिए और पूरी बीजेपी के लिए बेहतर होगा कि ना अतीत में जिए, ना ज्यादा दिवा स्वप्न दिखाएं, वर्तमान में रहें और वर्तमान में जो रायता फैला उसको समेटने की कोशिश करें, वरना इसके बहुत ही बुरे परिणाम पूरी एनडीए को भुगतने पड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी आज खबर पर। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल कई मुद्दों पर जो है केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं, उन पर निशाना लगातार साध रहे हैं। और अब जब अमित शाह की तरफ से ये बयान दिया गया है भीमराव अंबेडकर को लेकर, तो अब इस मामले को भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पकड़ लिया है और इस मामले को लेकर लगातार वो है जनसभा कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कि दिल्ली की सियासत